अगर मैं आपसे पूछूं कि हम और आप, ये पूरी दुनिया, ये पेड़ पौधे, ये जानवर आखिर किस चीज से बने हैं, इसका जवाब ढूंढने निकलें तो हम पहुंचते हैं एक बहुत ही छोटी मगर हैरान कर देने वाली दुनिया में, जिसे कहते हैं कोशिका। बिल्कुल। कोशिका यानी सेल सिर्फ जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है, ये अपने आप में एक जिंदा दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारा शरीर जो भी करता है, सोचना, चलना, महसूस करना, उसकी शुरुआत इसी नन्ही सी इकाई में होती है। मतलब ये सिर्फ ईंटें नहीं है जिनसे इमारत बनी है, बल्कि हर ईंट अपने आप में एक छोटा सा शहर है। तो आज अपन इसी पहेली को सुलझाने निकले हैं। हम कोशिका की इस हैरान कर देने वाली दुनिया में उतरेंगे, जानेंगे कि इसे पहली बार किसने और कैसे देखा, ये काम कैसे करती है और क्यों इसे समझना खुद को समझने के बराबर है। और ये सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जब हम कोशिका को समझते हैं तो हम असल में जीवन के उस ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं जो अरबों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। तो फिर चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। साल था 1665 और एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक। वो अपने बनाए हुए एक शुरुआती माइक्रोस्कोप से चीजों को देख रहे थे और तभी उन्होंने कॉर्क की एक पतली सी परत उसके नीचे रखी। और जो उन्होंने देखा वो कमाल का था। उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाली डिब्बे दिखाई दिए। उन्होंने इन डिब्बों को लैटिन शब्द सेलुला के आधार पर सेल नाम दिया, जिसका मतलब होता है एक छोटा कमरा। एक छोटा कमरा। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात यह है कि कॉर्क तो पेड़ की मृत छाल होती है, तो इसका मतलब हुक ने असल में जिंदा कोशिका नहीं बल्कि उसकी खाली दीवारें देखी थी। जैसे किसी ने शहर की इमारतें तो देख ली, पर यह नहीं देखा कि उनके अंदर लोग भी रहते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हुक ने दरवाजा खोला, लेकिन कमरे के अंदर की हलचल किसी और ने देखी। कुछ साल बाद 1674 में एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के एक डच वैज्ञानिक ने अपने और भी बेहतर माइक्रोस्कोप से तालाब के पानी की एक बूंद को देखा। और जहां हुक को खाली कमरे दिखे थे, ल्यूवेनहॉक को उन कमरों के अंदर पूरी एक दुनिया तैरती हुई मिली। छोटे छोटे जीव घूम रहे थे, नाच रहे थे। ये पहली बार था जब इंसान ने जीवित कोशिकाओं को देखा था। वाह! तो एक ने ढांचा खोजा और दूसरे ने उसमें बसी जिंदगी। इन दो खोजों ने तो जीव विज्ञान की पूरी दिशा ही बदल दी होगी। इसी के बाद वैज्ञानिकों ने सोचा होगा कि अगर पेड़ और छोटे जीव कोशिकाओं से बने हैं, तो क्या हम सब भी इन्हीं से बने हैं? यही सवाल कोशिका सिद्धांत यानी द सेल थ्योरी की नींव बना। 1830 के दशक में दो जर्मन वैज्ञानिक, एक वनस्पति शास्त्री श्लाइडन और एक जंतु विज्ञानी श्वान, अलग अलग काम कर रहे थे। श्लाइडन ने हजारों पौधों को देखने के बाद कहा कि सारे पौधे कोशिकाओं से बने हैं, और श्वान ने जानवरों पर रिसर्च करके यही बात जानवरों के लिए कही। तो इन दोनों ने मिलकर कहा, पहला, हर जीवित चीज कोशिकाओं से बनी है, और दूसरा, कोशिका ही जीवन की सबसे बुनियादी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। हाँ? मतलब यही शरीर को बनाती भी है और चलाती भी है। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। ये तो ठीक है कि हम सब कोशिकाओं से बने हैं, पर ये नई कोशिकाएं आती कहाँ से हैं? क्या ये अपने आप कहीं से पैदा हो जाती हैं? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। अगर शरीर में चोट लगती है और वो बढ़ जाती है, तो वहां नई कोशिकाएं कहाँ से आ गईं? इसी पहेली को 1855 में रुडोल्फ विर्चॉ नाम के एक डॉक्टर ने सुलझाया। उन्होंने एक बहुत गहरी और सरल बात कही जो आज जीव विज्ञान का आधार है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है हर नई कोशिका एक पुरानी, पहले से मौजूद कोशिका से ही जन्म लेती है। कोशिकाएं शून्य से पैदा नहीं होती, वो विभाजित होती हैं, अपनी कॉपी बनाती हैं। अरे वाह! तो इसका मतलब जीवन अपने आप को बस कॉपी पेस्ट करता रहता है। मेरे शरीर की हर कोशिका उस पहली कोशिका की वंशज है जिससे मेरा जीवन शुरू हुआ, और वो कोशिका मेरे माता पिता की कोशिकाओं से आई, और ये सिलसिला तो अरबों साल पीछे तक चला जाएगा। एकदम सही। इस एक लाइन ने हमें जीवन की निरंतरता से जोड़ दिया। और इसी दौर में कुछ और खोजें भी हुईं। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के बीच में एक गाढ़ा हिस्सा देखा, जिसे उन्होंने न्यूक्लियस यानी केंद्रक कहा। फिर 1869 में फ्रेडरिक मीशर ने इसी न्यूक्लियस के अंदर से एक पदार्थ निकाला, जिसे आज हम डीएनए कहते हैं।
और फिर 1953 में वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का वो मशहूर डबल हेलिक्स मॉडल दुनिया के सामने रखा। तो धीरे धीरे हम खाली कमरे से उसके अंदर रहने वालों तक और फिर उन रहने वालों के अंदर छिपे रेसिपी बुक यानी डीएनए तक पहुंच गए। लेकिन क्या सारी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? एक बैक्टीरिया की कोशिका और हमारी कोशिका में क्या कोई फर्क होता है? बहुत बड़ा फर्क होता है। मोटे तौर पर कोशिकाओं को 2 टीमों में बांटा जा सकता है। पहली है टीम प्रोकैरियोटिक। ये बहुत ही सरल और पुरानी कोशिकाएं हैं, जैसे बैक्टीरिया। इनमें कोई व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं होता। इनका डीएनए बस कोशिका के अंदर एक हिस्से में बिखरा पड़ा रहता है, जैसे कमरे में सामान बिना अलमारी के रखा हो। और दूसरी टीम? दूसरी टीम है यूकैरियोटिक। ये ज्यादा विकसित और जटिल कोशिकाएं हैं। हम, जानवर, पेड़ पौधे सब इन्हीं से बनी है। इनमें एक झिल्ली से घिरा हुआ व्यवस्थित न्यूक्लियस होता है, यानी डीएनए एक मजबूत अलमारी के अंदर सुरक्षित रखा होता है। और सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं, इनमें कई और छोटे छोटे अंग होते हैं जिन्हें ऑर्गेनेल या कोशिकांग कहते हैं, जो अलग अलग काम करते हैं। तो चलिए इस यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर चलते हैं, जो हमारे शरीर में खरबों की संख्या में है। इसकी बनावट को कैसे समझ सकते हैं? इसे समझने के लिए हम 3 मुख्य हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे बाहर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। आप इसे कोशिका का गेटकीपर या बाउंसर समझ सकते हैं। बाउंसर मतलब ये तय करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही चतुर झिल्ली है। ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब ये कुछ चुनिंदा चीज़ों जैसे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को ही अंदर आने देती है और बेकार चीज़ों को बाहर निकाल देती है। ये कोशिका को बाहरी दुनिया से अलग करती है और उसकी पहचान बनाती है। ठीक है, तो ये हो गई बाहरी दीवार। इसके अंदर क्या है? झिल्ली के अंदर जेली जैसा एक तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका की सारी गतिविधियां इसी में होती हैं और कोशिका के सारे छोटे छोटे अंगक यानी ऑर्गेनेल्स इसी साइटोप्लाज्म में तैर रहे होते हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा तो न्यूक्लियस ही होगा, कोशिका का कंट्रोल सेंटर या मस्तिष्क। एकदम। न्यूक्लियस के अंदर ही कोशिका का सारा जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए बहुत ही करीने से पैक होता है। ये डीएनए धागों के एक गुच्छे के रूप में होता है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। जब कोशिका को विभाजित होना होता है तो यही क्रोमैटिन सिकुड़कर मोटे और व्यवस्थित धागों में बदल जाता है, जिन्हें हम क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। और इंसानों में ये 23 जोड़े होते हैं, यानी कुल 46 क्रोमोसोम। हमारी आंखों का रंग कैसा होगा, बालों का रंग क्या होगा, ये सारी जानकारी इन्हीं 46 धागों में लिखी होती है। ये सोचना ही हैरान करता है। बिल्कुल। और न्यूक्लियस ही तय करता है कि कौन सा प्रोटीन कब और कितना बनेगा, कोशिका कब बड़ी होगी, कब विभाजित होगी। ये पूरी कोशिका का मैनेजर है। ठीक है, तो हमने कोशिका का बॉर्डर, उसका माहौल और उसका हेड ऑफिस देख लिया। लेकिन असली एक्शन तो उन छोटे छोटे ऑर्गेनल्स में होता होगा जो साइटोप्लाज्म में तैर रहे हैं। उन्हें एक एक करके समझते हैं। हाँ, इन ऑर्गेनल्स को एक व्यस्त फैक्ट्री के अलग अलग विभागों की तरह देखा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस यानी यहाँ बिजली बनती है? एक तरह से हाँ। ये हमारे भोजन से ऊर्जा निकाल कर उसे एटीपी नाम के एक मॉलिक्यूल में बदलता है। ये एटीपी कोशिका की करेंसी है। कोशिका को कोई भी काम करना हो, उसे एटीपी खर्च करना पड़ता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे हैरान करने वाली बात कुछ और है। वो क्या? इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, जो न्यूक्लियस के डीएनए से बिल्कुल अलग है। एक मिनट, कोशिका के अंदर एक ऑर्गेनेल का अपना अलग डीएनए, मतलब एक देश के अंदर एक राज्य का अपना अलग संविधान, ये कैसे मुमकिन है? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है, जिसे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि अरबों साल पहले माइटोकॉन्ड्रिया एक आजाद बैक्टीरिया हुआ करता था। एक दिन हमारी किसी पूर्वज कोशिका ने उसे निगल लिया, लेकिन पचाने के बजाय उसके साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। बैक्टीरिया ने कोशिका को ऊर्जा देना शुरू किया और कोशिका ने उसे सुरक्षा और रहने की जगह दी। और आज वो प्राचीन मेहमान हमारी हर कोशिका के अंदर रहकर हमें ऊर्जा दे रहा है। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब हम सब अपने अंदर एक दूसरे जीव को लेकर घूम रहे हैं। खैर, पावर हाउस हो गया। फैक्ट्री में माल पैक करने और भेजने के लिए भी तो कोई विभाग होगा? जरूर, और उसे कहते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये कोशिका का पोस्ट ऑफिस या पैकेजिंग डिपार्टमेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने प्रोटीन और लिपिड यहाँ आते हैं।
गोल्जी बॉडी उन्हें छांटता है, उन पर लेबल लगाता है और फिर सही पते पर भेज देता है, चाहे वो पता कोशिका के अंदर हो या बाहर। अच्छा, और फैक्ट्री में कचरा भी तो जमा होता होगा, उसकी सफाई कौन करता है? मुझे एक नाम याद आ रहा है, लाइसोसोम, जिसे सुइसाइडल बैग भी कहते हैं। ये नाम तो बड़ा खतरनाक लगता है। नाम खतरनाक है, पर काम बहुत जरूरी है। लाइसोसोम कोशिका का सफाई और रिसाइकलिंग विभाग है। इसके अंदर बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोई बाहरी बैक्टीरिया या वायरस घुस आता है या कोशिका का कोई हिस्सा पुराना और खराब हो जाता है, तो लाइसोसोम उसे अपने अंदर लेकर पचा डालता है। लेकिन फिर इसे सुइसाइडल बैग यानी आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर कोई कोशिका बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए या संक्रमित हो जाए, तो लाइसोसोम खुद फट जाता है और उसके एंजाइम पूरी कोशिका को ही पचा जाते हैं। ये एक तरह से शरीर को बचाने के लिए कोशिका का बलिदान है। समझ गया। अब बात करते हैं प्रोटीन बनाने की। आपने कहा था कि ये काम राइबोसोम करते हैं, जिन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। हाँ, राइबोसोम बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो डीएनए के निर्देशों को पढ़कर प्रोटीन बनाते हैं। ये या तो साइटोप्लाज्म में आजाद घूमते हैं या फिर एक दूसरे बड़े ऑर्गेनेल की सतह पर चिपके रहते हैं, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर। मैंने इसके भी 2 प्रकार सुने हैं, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। मतलब सिर्फ दिखने में ही फर्क है या इनके काम भी अलग-अलग हैं? ये नाम सुन के तो लगता है जैसे एक की सतह खुरदरी है और दूसरे की चिकनी। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, और यही खुरदरापन इनके काम के बारे में बताता है। रफ ईआर की सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं, इसीलिए वो खुरदरा दिखता है। इसका मुख्य काम प्रोटीन बनाना और उसे गोल्जी बॉडी तक भेजना है। वहीं स्मूथ ईआर पर राइबोसोम नहीं होते, उसकी सतह चिकनी होती है और वो लिपिड और स्टेरॉइड बनाने का काम करता है। ये तो एक पूरी असेंबली लाइन की तरह काम कर रहे हैं। न्यूक्लियस से ऑर्डर आता है, राइबोसोम और ईआर माल बनाते हैं और गोल्जी बॉडी उससे पैक करके भेज देता है। लेकिन ये सब तो हमारी यानी जंतुओं की कोशिकाओं में हुआ। पौधों की कोशिकाओं में कुछ अलग भी होता है क्या? हाँ, पौधों की कोशिकाओं में कुछ बहुत बड़े और महत्वपूर्ण अंतर होते हैं, जो उनकी जीवन शैली के हिसाब से बने हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा अंतर है सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति का। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और दीवार, इसकी क्या जरूरत है? सोचिए, पौधों को एक ही जगह खड़े रहकर आंधी, तूफान, बारिश सब कुछ झेलना पड़ता है। उन्हें एक मजबूत ढांचे की जरूरत होती है। ये सेल वॉल सेलुलोज से बनी एक मोटी और सख्त परत होती है, जो कोशिका को एक निश्चित आकार और जबरदस्त सुरक्षा देती है। हम जानवरों को तो हिलना डुलना होता है, हमें लचीलापन चाहिए, इसलिए हमारी कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं होती। ये तो बहुत तार्किक है। और दूसरा बड़ा अंतर तो शायद भोजन बनाने से जुड़ा होगा। बिल्कुल, पौधों की कोशिकाओं में एक खास ऑर्गेनेल होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसी के अंदर क्लोरोफिल नाम का हरा पदार्थ होता है, जो सूरज की रोशनी को सोखकर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हमारी कोशिकाओं में ये नहीं होता, क्योंकि हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते, हम पौधों या दूसरे जानवरों को खाते हैं। और शायद एक और अंतर मैंने सुना है, वैक्यूल यानी रिक्तिका का। पौधों में ये बहुत बड़ी होती है। हाँ, एक वयस्क पौधे की कोशिका का 90% हिस्सा एक अकेली बड़ी सी सेंट्रल वैक्यूल घेर सकती है। ये एक स्टोरेज टैंक की तरह काम करती है, जिसमें पानी, पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं। ये कोशिका को अंदर से फुलाकर रखती है, जिससे पौधे को सहारा मिलता है। जंतु कोशिकाओं में वैक्यूल या तो होती नहीं या बहुत छोटी छोटी होती हैं। तो कुल मिलाकर सेल वॉल उन्हें मजबूती देती है, क्लोरोप्लास्ट उन्हें भोजन देता है और बड़ी वैक्यूल उन्हें पानी और सहारा देती है। इन कोशिकाओं में अपनी जरूरतों के हिसाब से खुद को कितना बेहतरीन तरीके से ढाला है। और एक आखिरी चीज, प्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट असल में प्लास्टिड्स नाम के ऑर्गेनेल का ही एक प्रकार है। ये सिर्फ पौधों में होते हैं। एक और प्रकार है क्रोमोप्लास्ट, जो फूलों और फलों को उनके चमकीले रंग लाल, पीला, नारंगी देता है। और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट, जो रंगहीन होता है और जड़ों या बीजों में भोजन को स्टार्च के रूप में जमा करता है। ये सब जानने के बाद एक बात तो साफ है, कोशिका सिर्फ जीव विज्ञान का एक चैप्टर नहीं है, ये तो जीवन का सार है। हमारा बढ़ना, चोट का ठीक होना, सोचना, महसूस करना, हर चीज की कहानी यहीं से शुरू और यहीं खत्म होती है।
बिल्कुल। हर एक कोशिका अपने आप में एक संपूर्ण जीवन इकाई है। ये खरबों कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करती हैं, तब जाकर हमारा शरीर बनता है और काम करता है। ये हमारे शरीर के अंदर का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर ऑर्केस्ट्रा है। तो आज की इस बातचीत से हमने कोशिका की खोज के रोमांचक इतिहास से लेके उसके अंदर की जटिल मशीनरी तक का सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे रॉबर्ट हुक्स के खाली कमरों से देकर आज हम उस कमरे के अंदर की हर एक चीज के काम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार है जो सोचने पर मजबूर करता है। हम कहते हैं कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ऑर्गेनेल है जिनका अपना अलग डीएनए है, जो कभी एक स्वतंत्र जीव थे। तो क्या एक कोशिका अपने आप में एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र यानी एक इकोसिस्टम की तरह नहीं है? ये हमें जीवन के अंदर जीवन के स्तरों के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है?